गुड इवनिंग दोस्तों। आज से हमारा ब्लॉग अभी से शुरू हो रहा है। आज हम आचार्य श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, जिनका कार्यालय किशोरगंज रोड नंबर स्थित माँ दमयंती ज्योतिष अनुसंधान केंद्र रोड नंबर 1 में स्थित है। आज हम उनसे कुछ वास्तु के विषय में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना साक्षात्कार प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी प्रणाम। जैसा माना जाता है कि किसी भी भवन के निर्माण में वास्तु का एक बहुत बड़ा स्थान है। तो भवन के निर्माण में वास्तु के विषय में क्या किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तु का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, या यूं कहा जाए कि वास्तु की नियम को अपनाकर और उसी के हिसाब से अपने घरों का निर्माण कराया जाए जी। या पुराने घर भी हैं उसके उसी के हिसाब से उसको व्यवस्थित कर किया जाए जी। तो बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे परिवार के साथ मिलता है जी। और उसके नहीं अपनाने से, नहीं होने से बहुत सारा ऐसा भी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो हमारे पास आता है और हमारे मन को, हमारे परिवार को कई तरह से वो विघ्न बाधा आचार्य जी करता है। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि घर के रखरखाव में वास्तु के नियम का मानना कहाँ तक आवश्यक है? हाँ, ये भी प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। पहले के लोग वास्तु के नियम के संबंध में नहीं जानते थे और उसके अनुकूल घर बना नहीं होता था। और वर्तमान समय में जो घर का निर्माण लोग करा रहे हैं जी। वो आर्किटेक्ट उसी हिसाब से नक्शा भी बना रहे हैं। जहां तक संभव होता है जगह, स्थान और भूमि के माप को देखते हुए वो कोशिश करते हैं कि वास्तु के अनुसार ही डिजाइन बनाया जाए, डिजाइन बनाया जाए। और जहां तक बड़े बड़े फ्लैट हैं, फ्लैट में वास्तु का नियम का पालन नहीं हो पाता है कि जिस रूप से कमरों का निर्माण होता है अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग, तो वहाँ वो सिद्धांत लागू नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्तिगत घर बनाया जा रहा है या घर बनाया जाता है उस पर आर्किटेक्ट जो है सो कोशिश करते हैं कि पूरा वास्तु का नियम के अनुसार हम घर को निर्माण कराएं। आचार्य जी इसी में एक प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे कि फ्लैट में जो आज लोग रह रहे हैं उनके लिए वास्तु का उपयोग करने का कुछ नियम है क्या? कुछ उपाय है क्या जिससे कि उनको भी कुछ वास्तु का दोष? हाँ, मैंने देखा है और मेरे पास कई लोग ऐसे संपर्क किए हैं जो फ्लैट में सुखी नहीं है। वे परेशान है, बीमारी से परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, कन्या है तो विवाह नहीं हो रहा है, संतानें नहीं हो रहा है। इस तरह से वे लोग परेशानियों से घिरे हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो अपने फ्लैट को बेच के कहीं अन्यत्र से ले जा रहे हैं ताकि उनको वो जगह, स्थान उनके पक्ष में सूट नहीं करता है। ये मेरा देखा हुआ, लोग हमसे प्रश्न भी करते हैं और मैंने देखा भी जी। तो फ्लैट के जीवन के हिसाब से, नियम के हिसाब से वहाँ संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जैसे कि पाइपलाइन जितना बना हुआ है तो हर जो अलग अलग ब्लॉक बना हुआ होता है उसके हिसाब से तो सेट नहीं कर पाता है। अब शौचालय का स्थान जहाँ होना चाहिए वहां पर वो नहीं दे पाते हैं। वह ईशान कोण में बन जाता है जहाँ देवताओं का वास होता है, वहां पर शौचालय बना दिया जाता है। और जहाँ अग्नि कोण में रसोई घर का स्थान होता है तो लोग अग्नि कोण में जो है सो वहां पर पानी से संबंधित काम जो है सो पाइप लाइन चला जाता है, तो जो वो हमेशा नेगेटिव ऊर्जा देता है। इसलिए फ्लैट में जो है संभव है ही नहीं कि जो है वास्तु का नियम के पूरे पूरे पालन किया जाए। अब रही बात इसका कोई उपाय है वास्तु से बचने का, तो उसमें एक वास्तु चक्र मंडल आता है। उस वास्तु चक्र मंडल को यंत्र को
अभिमंत्रित करा करके वो वास्तु के दोष को बहुत हद तक वो दूर किया जाता था। हाँ, दूर कर जी, जी। आचार्य जी, जैसा कि माना गया है कि घर के सभी स्थानों का वास्तु निश्चित है, जैसे रसोई घर, स्नान घर, पूजन घर। क्या ये वैज्ञानिक तौर पर भी सही माना गया है? निश्चित तौर पर वैज्ञानिक तौर पर तो है ही, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये हमें प्रभावित करते हैं, हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, हमारे परिवार के उत्थान के आयाम के लिए वो उससे प्रभावित करते हैं। वास्तु का नियम के हिसाब से जरूर घर का निर्माण हो, अगर निर्माण पुराना हुआ हो तो उसको कुछ सुधार कर सकता है आदमी। तो सर्वप्रथम जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि ईशान कोण को देव कोण कहा गया है, जहाँ देवताओं का वास होता है, तो वहां पर पूजन पाठ का कक्ष रखा जाए, देवताओं का कक्ष उस स्थान में हो, पानी स्नान घर हो, पानी से संबंधित जो है वो भी ईशान कोण ही उसका स्थान है। और ईशान कोण में जो कमरे बने हो या जो स्थान हो, कोशिश करें कि उस स्थान को खाली रखा जाए जी। उस स्थान को जितना हल्का रखा जाएगा वो हमारे लिए सकारात्मक हो जाएगा। और दूसरा उसी के विपरीत रसोई घर है जहाँ अग्नि का काम होता है, तो अग्नि देव का स्थापना वहां हो, रसोई घर का निर्माण या स्थान वैसा जगह हो जो कहा गया है अग्नि कोण, या पूरब और दक्षिण के कोना को कहा जाता है। जी। तो ये जितना भी अग्नि से संबंधित काम हो, गर्म से संबंधित काम हो, वह अग्नि कोण नहीं होना चाहिए। इसको हम ईशान कोण में नहीं ले जाएंगे, ईशान कोण में ले जाएंगे तो जस्ट हमको विपरीत फल देगा। अब उसके बाद आते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण के संदर्भ में कहा गया है कि यह जितना ऊंचा हो, स्थान को जितना ऊंचा रखा जाए वो हमारे लिए फलदायी है, माने हमारे पक्ष में काम करता है। ईशान कोण में कभी भी टंकी नहीं बनावे जी। ईशान कोण में अगर हम टंकी बनाते हैं, गहरा करते हैं जी, तो वास्तु के हिसाब से वो घर का मालिक जो है वो हमेशा परेशान रहता है रोग से, और यहाँ तक कि उसका मृत्यु तक होने का भी संभावना व्यक्त किया जाता है। इसलिए नैऋत्य कोण को हमेशा कोशिश करना है कि ऊंचा हमेशा बना के रखें। सीढ़ी उड़ी का भी निर्माण जो है नैऋत्य कोण में ही किया जाता है। पानी का टंकी रखा जाता है तो नैऋत्य कोण में रखें ताकि ऊंचा हो जाए जी। और इसके बाद जो आता है आपका वायव्य कोण, वायव्य कोण में स्थान है शौचालय का, टंकी का, शौचालय का, वहां पर उसका स्थान है, वहां पर शौचालय का निर्माण वायव्य कोण में हो, उस क्षेत्र में हो, ज्यादा सकारात्मक वो हमारा पक्ष में काम करता है जी। अब इसके अलावा एक प्रश्न उठता है, घर में नालियों का निकासी कहाँ हो, पानी का निकासी, जल का निकासी कहाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जल का निकासी के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि दक्षिण में कभी पानी का निकासी नहीं हो। दक्षिण में पितरों का वास है कहा गया है तो वह उस दिशा में कभी भी नाली का, जल का निकासी का स्थान नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्थान है या उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो, इसका जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए जी। बहुत सारा ऐसा चीज है, घर के प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार जो सामने का हिस्सा है, हमेशा याद रखना है कि आगे घर का जो हिस्सा है वह ऊंचा उठा होना चाहिए, और पीछे जाए तो ढलान पीछे की ओर हो। पीछे ऊंचा होगा, आगे ढलान होगा तो यह विपरीत प्रभाव देगा। इसलिए कोशिश करना है हमेशा कि घर का जो प्रवेश द्वार है वह हमेशा ऊंचा रहे, यह इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इस सब के अगर ध्यान के अलावा और देखा जाए तो घर घर में कौन सा पौधा कहाँ लगाना है, कौन सा पौधा होना चाहिए, कांटादार जितना भी पौधा है वह घर में नहीं होना चाहिए। कैक्टस हो गया और भी जो कांटे वाले बहुत सारा चीज है वह नेगेटिव ऊर्जा देता है। तो सीढ़ी का घुमावदार दाहिने तरफ से होना चाहिए, यह ध्यान रख के सीढ़ी बना हो जी। तो यह जरूरी है, इन सब चीजों का वास्तव पर ध्यान देने का बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ ब्लॉग खत्म करने से पहले आचार्य जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने विषय में कुछ हमें बतावें।
मैं आचार्य मिथिलेश कुमार मिश्रा, माँ दमयंती ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, किशोरगंज रोड नंबर 1 में मेरा कार्यालय है। विगत में 28 वर्षों से ज्योतिषीय क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, वास्तु से संबंधित कार्य हो जी। इसके अलावा ज्योतिष में बहुत सारे विधाएं हैं, बहुत सारे लोग आते हैं रोजगार से संबंधित जानकारी लेने के लिए, संतान है, पढ़ाई की लिखाई की बात हो, और इसके अलावा बहुत सारे पारिवारिक मन मुटाव जो आजकल बन रहे हैं, उसके संदर्भ में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मैंने जिसके विषय में समाधान कराने के लिए आते हैं। तो मैं इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ वैसे, और कोशिश करता हूँ कि जो लोग आए उनका समस्या का निराकरण हमारे माध्यम से हो जाए। और बहुत सारे ऐसे लाभुक हुए हैं जो हम हमारे ज्योतिषीय अनुसंधान से लाभान्वित हुए हैं, और वे हमारा प्रत्यक्ष रूप से सराहना करते हैं, हमारे विषय में दूसरे को जानकारी देते हैं, और दूसरे लोग फिर जो है सो हमसे संपर्क करते हैं, वो बताते हैं कि हमें उन्होंने अपने विषय में बताया था, उनको क्या लाभ मिला है, तो फिर हम आके हम संपर्क करते हैं। और संपर्क करते हैं तो कोशिश करता है कोई निराश हमारे पास से न जाए, यह हमारा कोशिश रहता है। हस्तरेखा का भी कुंडली अगर नहीं किन्हीं का है, जन्म कुंडली के अभाव में हस्तरेखा से भी, हथेली के भी रेखाओं से उनका विश्लेषण हम करके सटीक जानकारी निकालते हैं और उनको उपाय करते हैं। जरूरत के हिसाब से उनको रत्न पहनाते हैं, जाप वगैरह ग्रहों का कराना हो तो वो करवाते हैं। हमारे यहाँ सारा सुविधा उपलब्ध है, रत्न वगैरह जो आवश्यक है हिसाब से उनको दिया जाता है। तो आचार्य जी, आपसे लोग किस माध्यम से मिल सकते हैं? थोड़ा कुछ अगर बता दें तो बहुत लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा इससे। हमसे संपर्क करने के लिए तो हमारा फोन नंबर 7909053077 है। इससे संपर्क कर हमसे वो समय का निर्धारण कर सकते हैं। और ज्यादा सुविधा यही है, अगर दूर में है तो फोन आजकल बहुत सहज है, मोबाइल से जानकारी लेकर हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर बाहर में है और हमसे हमारे पास आने में असमर्थ हो रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन भी सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं, ऑनलाइन भी यहाँ से उपाय करा देते हैं, और उपाय से उनको लाभ मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे लंदन में है, अमेरिका में है, भारत में बेंगलोर के क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हुआ, वहां से भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अधिकांश लोग उधर से जुड़ते हैं और हमसे समस्या का समाधान कराते हैं, मतलब लाभान्वित होते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सो बोलते हैं, उनका अनुरोध रहता है भाई यहाँ जैसे कि आपने जो बताया है क्या जड़ी पहनना है, मूल से भी लाभ मिलता है, तो वो कृपया भिजवाने का कृपा करें, तो हम यहाँ से सुविधा हमारे यहाँ है, उनको उपाय सहजता से करा देते हैं। अंगूठी वगैरह में दिक्कत होता है रत्न के पहचान में, तो उसकी सुविधा भी हम यहाँ से दिला देते हैं। रत्न का उनके अंगूठी के उंगली के हिसाब से नाप लेकर अंगूठी बनवा कर उनको उनका जो कुरियर कराकर उनके पास उनको उपलब्ध कर दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, जो जैसा लाभ लेना चाहे उनको हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारी ये कोशिश थी कि आपके तक वास्तु का जो विशेष महत्व है, जो विशेष जानकारी दें आपको, जिससे कि आप आगे के लिए सजग रहें, नए भवन के निर्माण को लेकर, या पुराने भवन के अगर पुराने भवन में भी कुछ अगर वास्तु दोष है तो उसका निराकरण करें। इसके लिए आज हम आचार्य जी के पास विशेष रूप से आए थे। और धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग यही समाप्त हो रहा है। जय हिंद दोस्तों।